हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा पहला लेसन चल रहा था आनुवांशिकता और उत्क्रांति। उसमें हम स्वाध्याय के प्रश्न देख रहे थे। स्वाध्याय के प्रश्न में आज इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। निम्न वाक्यों को पढ़कर उनके समानार्थी उचित उदाहरण के साथ उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया, मानवीय उत्क्रांति करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरुआत हुई। तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट वाइज हम आंसर लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखने से क्या होता है, हमें अच्छे से याद भी होता है और हमें पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर पता चलते हैं। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हिमयुग का आरंभ हुआ। ऐसी परिस्थिति में डायनासोर पूर्ण रूप से नष्ट हो गए और इसी काल के दौरान स्तनधारी प्राणियों में विविधता और उत्क्रांति की शुरुआत हुई। फिर जलवायु परिवर्तन के साथ कारण आच्छादित वनों में तेजी से नष्ट होना आरंभ हुआ और इसी कालखंड के दौरान बंदर के पूर्वज लैम्यूर जैसे प्राणियों का विकास हुआ। फिर आगे के पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, 4 करोड़ वर्ष पूर्व के कालखंड में अफ्रीका के बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ क्रमशः नष्ट होनी आरंभ हुई और उनके शरीर और मस्तिष्क के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और आगे चलकर मानव सदृश ऐप जैसे प्राणी का विकास हुआ। इस प्रकार बंदर जैसे पूर्वज, ऐप और मानव जैसे प्राणियों का उत्क्रांति के कारण विकास हुआ। फिर यहाँ पर आगे चलकर मानव में उत्क्रांति के कारण विकास होने से मानव के मस्तिष्क का आकार बढ़ा, मानव सीधा चलने लगा, अपने हाथों का उपयोग विभिन्न कार्य के लिए करने लगा और मानव उत्क्रांति के विकास की यात्रा का आरंभ 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, परंतु लगभग 50,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान प्राणी निर्मित हुआ। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला क्वेश्चन था। फिर आगे हमारा जो है आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरे का दूसरा आ वाला क्या है, सजीवों में भौगोलिक पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर कालांतर में जाति भेद जाति उद्भव होता है। तो अब यहाँ पे इसको भी पॉइंट में आंसर देखेंगे। प्रत्येक जाति समूह के सजीव विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में जीवित रहते हैं। प्रत्येक जाति समूह का आहार आवास विशिष्ट होता है। प्रत्येक उनकी पुनरुत्पादन क्षमता काल भी भिन्न होती है। देखो अलग अलग जाति समूह के सजीव हैं, उनकी सबकी परिस्थिति भी जो है वो अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं। तुमने देखा होगा कोई पानी में, कोई जो है ज़मीन में, कोई बर्फ़ में। तो इस प्रकार से उनका आहार अलग होता है, उनका आवास यानी रहने का ये भी विशिष्ट होता है। सबकी अपनी अपनी जो है क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए एक जाति समूह के सजीव दूसरे जाति समूह के सजीव के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। इसके लिए वो दूसरी जाति समूह के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। तो जब ये सजीव एक दूसरे से दूरियों या भौगोलिक रुकावट द्वारा अलग हो जाते तो इन्हें भौगोलिक रूप की एकाकी कहा जाता है। मतलब कभी भी जैसे कोई भौगोलिक परिस्थिति के कारण इनमें जो ये अलगाव अगर हो गया तो उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक रूप का एकाकी। जब ये सजीव एक दूसरे से परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते तो उन्हें प्रजनात्मक रूप में एकाकी कहा जाता है। इन दोनों उपजाति समूह के पूर्वज एक होते हैं, परंतु लंबे समय तक एकाकी रहने से दोनों उपजाति समूह के सजीवों में जनुकीय परिवर्तन होता है। इसलिए विभिन्न जाति समूह के सजीव एकाकी रहना जाति उद्भवन का कारण बनता है। अतः सजीवों में भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर कालांतर में जाति भेद या जाति उद्भवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म का अध्ययन यह उत्क्रांति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हमने देखा था जीवाश्म अध्ययन के बारे में। देखो उत्क्रांति की प्रक्रिया, पहला पॉइंट क्या, उत्क्रांति की प्रक्रिया के लिए जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण प्रदान करता है। प्राचीन काल में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ सजीव जो पृथ्वी की मिट्टी में दब गए। इन सजीवों के चिन्ह अवशेष पृथ्वी की भूमि पर दबे हुए संरक्षित हैं। ज्वालामुखी के गर्म लावा भी ऐसे सजीवों के मृत शरीर को सुखाकर उनके चिन्ह का जाल बिछा देते हैं। ऐसी सभी रचनाएं जीवाश्म का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो है अनुसंधान जो होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, वो जीवाश्म के अध्ययन की सहायता से प्राचीन काल के सजीवों के लक्षण को समझने का वो प्रयास करते हैं। तुम देखो ना, हमेशा खुदाई करते हैं तो उन लोग जो है सब अध्ययन करते हैं। कार्बन आयुध निर्माण पद्धति के द्वारा भी जीवाश्म की सटीक आयु ज्ञात की जा सकती है। हम लोग देखो C14 पढ़े थे ना उसके बारे में। पृथ्वी की भूपटपटी के संरचना के अनुसार जीवाश्म एक विशिष्ट गहराई पर प्राप्त किए जाते हैं।
सबसे पुराना जीवाश्म अत्यधिक गहराई से प्राप्त होता है, जबकि उसके सापेक्ष कम पुराना जीवाश्म उसके ऊपरी सतह पर पाया जाता है। जो सबसे पुराना होगा तो एकदम गहराई में चला गया, तो उसके बाद आने वाले प्राणी उसके ऊपरी सतह पर होंगे। ऐसे करके देखा गया, अध्ययन किया गया। तो अपृष्ठवंशीय प्राणियों के जीवाश्म पुराजीव महाकल्प युग में देखे गए। इसके बाद मछली, फिर उभयचर प्राणी, सरीसृप वर्ग के प्राणियों का जीवाश्म मध्यजीव महाकल्प युग में दिखाई देते हैं। मध्यजीव महाकल्प युग में सरीसृप वर्ग के प्राणियों का आधिपत्य था, जबकि नूतन जीव महाकल्प युग स्तनधारी प्राणियों के वर्ग की उपस्थिति दर्शाता है। इस प्रकार जीवाश्म का अध्ययन उत्क्रांति के रहस्य पर से पर्दा उठाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपृष्ठ प्राणियों में भ्रूण विज्ञान विषयक प्रमाण दिखाई देते हैं। तब यहाँ पर देखो, ये हमारा जो है दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है ना, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। मत्स्य यानी मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी प्राणियों के आरंभिक अवस्था में भ्रूण के अत्यधिक समानताएं दिखाई देती हैं। इनके भ्रूण में संरचनात्मक समानताएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। हमने देखा ना, भ्रूण अध्ययन उनका देखा था 3 स्टेज के बारे में। तो भ्रूण का क्रमिक विकास होने पर इनमें असमानताएं भी उत्पन्न होती हैं। सभी पृष्ठवंशी प्राणियों के भ्रूण में पाई जाने वाली समानता यह प्रमाण देती है कि उत्क्रांति के समय पृष्ठवंशी वर्ग के प्राणियों के पूर्वज समान थे। यही पृष्ठवंशी प्राणियों की उत्क्रांति के लिए भ्रूण विज्ञान विषयक प्रमाण है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।